करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपकी मेज़बान कमल हाजिर खिदमत है। आप मेरा ये प्रोग्राम टुडे पाकिस्तान लॉयर ऑनलाइन और लीगल हेल्प यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासत, मईशत और खारजा ताल्लुकात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँ। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर GM चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामिया शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने सियासी, आइनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया निगार हैं। डॉक्टर साहब एक माहिर वकील हैं जो आइनी, फौजदारी, दीवानी और टैक्स के मामलात पर अबूर रखते हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। हमारे मुल्क में जब सियासी जमातें इलेक्शन लड़ ही होती हैं, इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर का ऐलान करती हैं या फिर उनके लीडर बड़े बड़े जलसों से खिताब करते हैं तो बड़े बुलंद व बांग दावे करते हैं। इंतखाबी मुहिम का दौर वो वाहिद अरसा होता है जिसमें सियासी लीडर अपने वोटर की हर बात का हाँ में जवाब देता है। नए कवानीन बनाने हों या पुराने कवानीन में तब्दीलियाँ करनी हों, नए इस्लाहात करने हों, इंसाफ की फराहमी का मसला हो, पानी का मसला हो, सेहत का मसला हो या फिर कोई भी मुमकिन या नामुमकिन मामला हो, इक़्तिदार में आने के बाद हर मसले का हल करने को तैयार होते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो हर वादा भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे सियासतदान इंतखाबी मुहिम के दौरान हर काम करने को तैयार होते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो हर वादे को क्यों भूल जाते हैं? देखिए जी, ये तो एक ऐसा आपने मसला रेज़ किया है कि जिसका मेरे पास तो कोई हल नहीं, बल्कि मेरे ख़्याल में दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर और हकीम के पास भी इस किस्म की याददाश्त के भूलने का कोई इलाज नहीं है। देखें, ये बेसिकली वो एक रियल पॉलिटिक्स है जिसमें सियासतदान, पॉलिटिशियन जो है वो अवाम को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस सूरत हाल में जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे होते हैं, इंतखाबी जलसों में ख़िताब कर रहे होते हैं, तो वो फिर अवाम के हर सवाल का जवाब हाँ की सूरत में देते हैं। अवाम अगर उनसे कोई नामुमकिन चीज़ भी मांग लेंगे जी कि आप ये करें, तो वो कहेंगे जी मैं ये भी कर दूंगा। तो बुनियादी तौर पे देखें कि ये एक डिसऑनेस्ट किस्म की पॉलिटिक्स का नतीजा है, चूँकि लोगों को ये पता है कि हमारे यहाँ पर लोग इखलाकियात, ऑनेस्टी यानी कि दयानतदारी को देखते हुए वोट नहीं देते, लिहाजा वो कहते हैं, बल्कि मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में झूठ का नाम सियासत में रख दिया गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ सियासतदान जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उनसे इस किस्म का सवाल किया जाता है कि जनाब आपने ये बात कही थी, तो वो कहते हैं जी वो मेरी सियासी तकरीर थी, वो मेरा सियासी बयान था। तो इसका मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो बददियानती पर मबनी है उसको सियासत का नाम दे दिया गया है। हालांकि दुनिया भर में ऐसी बात सियासत के दायरा कार में नहीं आती। सियासतदान इंतहाई दयानतदार और इंतहाई ज़िम्मेदार शख्स होते हैं। देखेंगे एक शख्स अगर अपने घर के मामला चलाने के लिए दयानतदार नहीं होगा तो वो घर नहीं चलेगा। तो कहाँ एक बहुत बड़ा जो मुल्क है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो है वो 22 करोड़ की आवाम का मुल्क है, तो अगर इसके मामलात को एक झूठा बददियानत शख्स चलाने की कोशिश करेगा तो यकीनन फिर ये उस मुल्क की बदकिस्मती है। और अगर आप 1947 से देखें तो हमारे मुल्क के साथ जितने सेटबैक्स हुए हैं वो सियासतदानों की इन्हीं कलाबाजियों की वजह से हुए हैं। डॉक्टर साहब, सियासी या मुल्की निज़ाम में बेहतरी या इस्लाह कवानीन में तब्दीली के बगैर मुमकिन है? देखें, ये जो पार्लियामेंट होती है इसको हम पॉलिटिकल साइंस की जो टर्म है उसमें लेजिस्लेचर यानी कि मुकन्ना कहते हैं। बेसिकली जो हुकूमत होती है, गवर्नमेंट होती है, या एक रियासती निज़ाम है, उसके 3 शोबे होते हैं। नंबर 1 पे एग्जीक्यूटिव है, इंतज़ामिया जो कि हुकूमत करती है। नंबर 2 पे अदलिया है जो कि
झगड़ों के फैसले करती है, और नंबर 3 पे लेजिस्लेचर, जिसे मकन्ना कहते हैं। तो देखें, ये जितने हम MNA, MPA, सेनेटर्स इलेक्ट करते हैं, इनका ये जो काम कर रहे हैं, जिनके नालियाँ बनवा रहे हैं, गलियाँ बनवा रहे हैं, लोगों को नौकरियाँ दिलवा रहे हैं, ये इनका काम नहीं होता। ये काम सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए करते हैं कि इन कामों के ज़रिए पैसे बनाए जाते हैं। अदरवाइज़ देखें कि कौमी असम्बली या पार्लियामेंट या फिर सूबाई असम्बलियाँ जो हैं, ये हमारी मकन्ना हैं, कानून साज अदारे हैं। इनके ज़िम्मे ये काम है कि ये कवानीन बनाएं, और कवानीन ही एक ऐसा ज़रिया होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जिनके ज़रिए से मुआशरे में एक पायदार तब्दीली लाई जा सकती है। आप देखें कि इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड, यानी कि ज़ाब्ता ताज़ीरात पाकिस्तान जो है, वो 1860 का बना हुआ कानून है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। तो आज तक उस कानून में हमारी जो पार्लियामेंट है, उसने कोई दूर रस और जामे किस्म की चेंजेस नहीं की हैं, जबकि अब तकरीबन 160 साल का अरसा गुजर चुका है। तो ये सिर्फ इस वजह से है कि हम जिन लोगों को पार्लियामेंटेरियंस या कौमी या सूबाई असम्बली के मेंबरान मुंतखब करते हैं, उनमें ये शऊर ही नहीं है कि उनका असल काम क्या है, जबकि उनका असल काम जो है वो लेजिस्लेशन है। और हमारी पार्लियामेंट या फिर सूबाई असम्बलियों के जो मेंबरान हैं, लेजिस्लेशन यानी कि कानून साजी उनकी आखिरी तरजीह होती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जब कानून साजी हो रही होती है, तो बहुत थिन किस्म की, यानी कि इंतहाई नागज़ीर प्रेजेंस, अटेंडेंस जिसे हम कोरम कहते हैं, उस हद तक होती है, सिवाय इसके कि जब को आइनी तरमीम हो रही होती है, चूँकि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी होती है। और उसके लिए जो जतन किए जाते हैं वो तो मैंने अपनी आंखों से भी देखे हैं, चूँकि मैं एक दौर में ख़ुद भी पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं और एक अपर हाउस की प्रोसीडिंग्स चलाने का ज़िम्मेदार रहा। डॉक्टर साहब, सियासी जमातें बरसर इक़्तिदार आने के बाद कवानीन में इस्लाहात क्यों नहीं करती? देखें जी, इस्लाहात कानून में करना बहुत आसान काम है, लेकिन देखें कि कब की जाएंगी। सबसे पहले उसके लिए शऊर चाहिए, और उसके बाद देखें कि हमारी जितनी सियासी जमातें हैं वो स्टेटस को की जमातें हैं। वो ये चाहती हैं कि बिल्कुल जो सिस्टम है उसको एज़ इट इज़ ही रखा जाए, क्योंकि अगर वो तब्दीलियां करेंगे तो तब्दीली हमेशा पॉजिटिव सिमत में होती है, और पॉजिटिव तब्दीली जो है वो सियासतदानों के मफादात में नहीं है। मसलन देखें कि हमारे अगर सिविल कवानीन हैं, उनमें जो है आप फास्ट ट्रैक तब्दीलियां करें, इसी तरह आप फौजदारी कवानीन में फास्ट ट्रैक तब्दीलियां करें, तो उसका नतीजा ये निकल सकता है कि बड़ी तेज़ी के साथ मुकदमात का फ़ैसला हो सकता है। लेकिन चूँकि हमारे बहुत सारे जो सियासतदान हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ौजदारी मुकदमात में मुलव्वस होते हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होते हैं, तो अगर फास्ट ट्रैक तरीके से अदालतों ने फ़ैसले करने शुरू कर दिए तो हो सकता है बहुत सारे हमारे सियासतदान या MPAs या MNAs या सेनेटर्स हैं वो पॉलिटिक्स में रहने के काबिल ना रहें। तो इसलिए वो चाहते हैं कि स्टेटस को ही रहे और बड़े आराम के साथ वो मामलात को चलाते रहें, और उसका नतीजा अवामी नुकसान की सूरत में पहुंचता है, चूँकि वो ये चाहते हैं कि उनके मामलात जो हैं उनको तेज़ी के साथ फ़ैसला किया जाए। और ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन होता है जब कवानीन में मुस्बत तब्दीलियाँ की जाएँ। डॉक्टर साहब, फौजदारी मामलात जो हैं वो सालों चलते हैं और इनका फ़ैसला नहीं होता, जिससे सियासी पार्टियों में मज़ीद लड़ाई झगड़े फसादात होते हैं। क्या फौजदारी मामलात में इस्लाह मुमकिन है? देखिए, किसी भी कानून में इस्लाह करना 1 मिनट का काम है। आपने देखा होगा कि जब पार्लियामेंट में सबसे मुश्किल जो कानून साजी होती है वो आइनी कानून साजी होती है, लेकिन जब सियासी जमातों का मफाद होता है तो वो मिनटों में हो जाती है। इवन हमारे यहाँ ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि जब मिनटों में आइनी तरमीम जो है वो कर दी गई, जबकि आम कवानीन जो है उनमें तरमीम करने के लिए तो बिल्कुल एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो कि हर वक्त गवर्नमेंट को अवेलेबल होती है। तो अगर गवर्नमेंट
جو وقت کی گورنمنٹ ہے وہ اگر چاہے کہ وہ نظام کو تیزی کے ساتھ بدلنا چاہتی ہے، اس میں دیوانی قوانین بھی ہو سکتے ہیں، ان میں فوجداری قوانین بھی ہو سکتے ہیں، تو حکومت کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ ہے ول کا۔ اگر حکومت کسی کام کو کرنا ہی نہیں چاہے گی، اس کی کمٹمنٹ ہی کسی کام کو کرنے میں نہیں ہوگی، تو پھر وہ یقیناً کام نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، سیاسی جماعتیں حکومت میں آنے کے بعد فوجداری قوانین میں اصلاحات اور تبدیلیاں کیوں نہیں لاتی؟ جی، ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہماری میرا خیال ہے اگر صوبائی اسمبلیاں، پارلیمنٹ جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی شامل ہے، تو اگر دیکھا جائے تو اس کے تقریباً 40% ممبران سے ایسے ہوتے ہیں جن کے خلاف مختلف قسم کے فوجداری مقدمات درج ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر عدالتیں 6 ماہ میں 1 سال میں فیصلے کرنے شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ممبران جو ہیں ان کو سزا ہو جائے اور وہ نااہل ہو جائے۔ تو اس لیے سرٹنلی یہ ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا فوجداری نظام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کام کریں، 6 ماہ میں یا 1 سال میں فیصلے ہو سکے۔ جہاں تک دیکھیں کہ میں تو ایک خود پریکٹسنگ وکیل ہوں، اور میرے خیال میں کسی بھی بڑے سے بڑے بھی فوجداری مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے 30 دن یعنی کہ 1 ماہ کا ٹائم کافی ہوتا ہے، بشرطے کہ اس میں کورٹ بھی دلچسپی لے اور اس میں وکلا بھی دلچسپی لیں اور اس میں قانون کی طرف سے بھی پابندیاں ہوں۔ تو اس وقت چونکہ قانون کو اوپن چھوڑا گیا ہے، اس میں کوئی ٹائم باؤنڈ پروویژنز نہیں ہیں۔ اگر ہمارے فوجداری قوانین میں ٹائم باؤنڈ پروویژنز ڈال دی جائیں اور ان کے ساتھ سزا بھی دے دی جائے کہ اگر کوئی جج مقررہ مدت میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا تو اس کے خلاف یہ ایکشن لیا جائے گا، تو پھر یقیناً آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں یہ جو فوجداری انصاف ہے یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جب سیاستدان خود فوجداری معاملات میں ملوث ہوں گے تو پھر کبھی وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ جو ہمارے فوجداری قوانین ہیں، جن میں خاص طور پر کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے، اس میں وہ ایسی تبدیلیاں کریں کہ جن سے مقدمات کے فیصلے تیزی کے ساتھ ہو سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، سارے قوانین میں اصلاحات فوجی ادوار میں کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو اس سوال کا جواب انڈائریکٹلی دے دیا ہے۔ بیسیکلی دیکھیں کہ چونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، اور اس صورتحال میں وہ تیزی کے ساتھ لیجسلیشن نہیں کرنا چاہتے، جبکہ اس کے برعکس دیکھیں کہ ڈکٹیٹرشپس یعنی کہ مارشل لاء کے دور میں نہ تو پارلیمنٹ ہوتی ہے کہ جس میں فضول قسم کے ٹیکٹس سے پارلیمنٹ لیجسلیشن جو ہے اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے، اور نہ ہی جو فوجی حکمران ہیں ان کا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ آرڈیننسز کے ذریعے بڑی تیزی کے ساتھ لیجسلیشنز کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی جو پوری کی پوری قانونی تاریخ ہے اس کو دیکھیں تو ہمارے ملک میں جو میکسیمم لیجسلیشن ہے وہ فوجی ادوار میں ہوئی ہے۔ میں تو بلکہ کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر شاید ہمارے ملک میں مارشل لاءز نہ آتی تو آج بھی ہم 1947 میں ہی کھڑے ہوتے، چونکہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی حکومتیں ہیں ان کی قطعی طور پر یہ کمٹمنٹ نہیں ہوتی کہ ملک میں مناسب لیجسلیشن کی جائے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ یہ جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کو مختلف لوگ جن کے ایڈورس یعنی کہ منفی مفادات وابستہ ہوتے ہیں وہ بھی اپروچ کرتے ہیں، اور وہ بھی ایسی لیجسلیشن نہیں ہونے دیتے جن سے ان کے مفادات کو زد پہنچے۔ جبکہ یہ جو فوجی ادوار ہیں ان میں ہر شخص کی رسائی جو ہے وہ ملٹری رولر تک نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی لیجسلیشن کو رکوا سکے۔ تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو سیاسی گورنمنٹس ہیں وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتی۔ آج کا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مزید دلچسپ پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے پروگراموں کے الرٹ ملتے رہیں۔
اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کال کریں، اپنا آڈیو یا ویڈیو تحریری میسیج بھی بھیجیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری ای میل پر بھی میل کر سکتے ہیں۔ آپ کو زندگی کے مختلف معاملات میں مکمل رہنمائی اور مشاورت فراہم کی جائے گی۔ اگر آپ اس گفتگو کو مفید سمجھتے ہیں، اس کو اپنے رشتہ داروں، دوستوں، جاننے والوں میں ضرور شیئر کریں۔ اب کنول آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ خدا حافظ۔